जिसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब कुछ हो, उसको बोलते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। और ऐसी क्वांटिटीज जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। कल हमने नल वेक्टर देखा था। नल वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, जीरो वेक्टर के बारे में, कि जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन लेस होता है और मैग्नीट्यूड जीरो होता है। और यूज क्या था जीरो वेक्टर का? हम क्या यूज करते हैं कि कहीं पे भी जैसे ए बी प्लस बी ए जीरो आ रहा है तो वो इक्वेशन लॉजिकली रॉन्ग हो जाती है, तो उसके लिए हम वहां पे जीरो वेक्टर लगा देते हैं ताकि वो इक्वेशन लॉजिकली करेक्ट हो जाए। ये चीजें मैंने आपको कल बताई थी। आज हम स्टार्ट करते हैं इक्वल वेक्टर से। इक्वल वेक्टर, अब आप देखिए, देखिए अब इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। तो आप देखिए कि दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। सेम डायरेक्शन में ऐसे, ये सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम, दो वेक्टर डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, और साथ ही साथ सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। आप तीनों बातों का मीनिंग समझना कि ये एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए, बिल्कुल दोनों की लाइन की लेंथ क्या बनाई है मैंने? इक्वल। दोनों की लेंथ क्या बनाई है? इक्वल। तो मैग्नीट्यूड सेम, आप देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन बिल्कुल सेम, और साथ ही साथ ये याद रखना कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मान लीजिए कि ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स को। अगर ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट को। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, और दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, फिर हम इनको इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। क्वांटिटीज भी क्या होना चाहिए? सेम। ओके, तो डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, और रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, देन टू वेक्टर्स विल बी इक्वल। सो टू वेक्टर्स will be equal if their magnitude is same, direction is same, and represent same physical quantity, and represent सेम फिजिकल क्वांटिटी, उनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। जैसे यहां पे a इक्वल्स टू क्या होगा? b। क्यों? क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन आप देख रहे हो बिल्कुल सेम, दोनों वेक्टर पैरेलल है। दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फोर्स को। ये मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर दी, तो दोनों वेक्टर क्या होंगे? सेम। ये बात आप याद रखिएगा कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? दोनों सेम डायरेक्शन मतलब पैरेलल होना चाहिए। दूसरा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम, और दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। इसके बाद आप दो बातें और याद रखिएगा। हम दो तरह के वेक्टर्स पढ़ते हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो। इन जनरल हम वेक्टर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी यूज करते हैं, और वेक्टर का यूज हम फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वहां भी हम वेक्टर का यूज करते हैं। पूरी मैकेनिक्स में आप वेक्टर का यूज करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हो, ऑप्टिक्स में करते हो, ठीक है, हर जगह वेक्टर का यूज है। आप मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ते हैं, वहां भी वेक्टर का यूज होता है। दोनों फील्ड में होता है, आपको दोनों फील्ड के अकॉर्डिंग वेक्टर आना चाहिए। चलिए, एक होता है फ्री वेक्टर,
हम मैथ्स में दो टाइप के वेक्टर पढ़ते हैं, एक होता है फ्री वेक्टर और एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर। देखिए फ्री वेक्टर क्या होता है कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, आ गया, उसके इफेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो जैसे समझना कि ये वेक्टर है ए बी, इसका एक फिक्स मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मैंने बोल दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ये एक बॉडी के एक चींटी के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक चींटी फिक्स डायरेक्शन में चली, आंट, ठीक है, आंट ए से बी तक गई एक फिक्स डायरेक्शन में, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 सेंटीमीटर। अब देखिए कि इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं इसी के पैरेलल अगर यहां भी रिप्रेजेंट करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जगह से आप दूसरी जगह ट्रांसफर करोगे, उसके इफेक्ट में चेंज नहीं आएगा। ओके, तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि यार एक वेक्टर है ए बी, मैग्नीट्यूड 10 और डायरेक्शन ए टू बी। तो फ्री वेक्टर क्या होता है कि जिसको आप एक प्लेस से, मतलब एक ही प्लेन में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करो तो उसमें कोई चेंज ना आए, उसके इफेक्ट में कोई चेंज ना आए। जैसे अगर मैं इसी वेक्टर को इसी डायरेक्शन को लेके यहां भी रिप्रेजेंट करूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ऐसे वेक्टर को बोला जाता है फ्री वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अगर मैं इसको किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं एक ही प्लेन में उसको कहीं पे भी ट्रांसफर करूं उसी के पैरेलल, तो उसके इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। और हम मैथ्स में, फिजिक्स में फ्री वेक्टर पढ़ते हैं। कौन सा वेक्टर पढ़ते हैं? फ्री वेक्टर, जिसको एक जगह से दूसरी जगह सेम प्लेन में ट्रांसफर किया जा सके। एक और होता है लोकलाइज्ड वेक्टर। एक और क्या होता है? नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि जो लोकेशन पर डिपेंड कर रहा है। ओके, उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। आप देखो कि जैसे मैंने इस पेन को ऐसे डिस्प्लेस किया, ये डिस्प्लेस किया, तो ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूं, आ गया, समझ गए? तो अब यहां पे देखो, मैं इसको डिस्प्लेस करने के लिए ऊपर फोर्स लगाऊं, नीचे लगाऊं, साइड में लगाऊं, इधर साइड लगाऊं, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसमें कहीं भी फोर्स लगाऊंगा ये आगे ही जाएगा। अब ऐसे वेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जिसमें मैं किसी भी पॉइंट पे लगाऊं उसका इफेक्ट सेम होगा। देखो, इसको मैं ये डिस्प्लेस कर रहा हूं, कहीं किसी भी पॉइंट पे लगाऊं ये आगे ही जाएगा। अब अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, देखो अगर मैं इस पे यहां फोर्स लगाऊंगा तो ये इधर जाएगा। अब देखो इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे जाएगा। अगर बिल्कुल बीचों बीच फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स है, फोर्स अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर, जो लोकेशन पे डिपेंडेंट होता है। और फोर्स इसका एग्जांपल है, मैंने आपको बता भी दिया। इस पेन को आप अलग पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स का इफेक्ट अलग होगा। तो इसलिए आप सोचो कि मैं ये एक वेक्टर है, समझ लो, इस वेक्टर को इसके पैरेलल ट्रांसमिट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं, आप समझना, मेरी फीलिंग को समझना कि यहां पे हर पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसके कारण इफेक्ट अलग प्रोड्यूस हो रहा है, और वो इफेक्ट अलग प्रोड्यूस होने के कारण मैं लोकलाइज वेक्टर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट नहीं कर सकता, उसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। इसलिए तो ऐसे वेक्टर होते हैं लोकलाइज वेक्टर। ओके, लोकलाइज वेक्टर फॉर एग्जांपल क्या हो गया? फोर्स। तो फ्री वेक्टर क्या होता है? विच कैन बी shifted from one place to another place, okay, in same plane, parallel to किसके? ओरिजिनल वेक्टर, उसी के पैरेलल। ओरिजिनल जो भी वेक्टर है उसी के पैरेलल एक प्लेस से दूसरी जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं। और लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है? विच कांट बी
shifted from one place to another in same plane. इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सिलरेशन आ गया। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सिलरेशन, ये सब क्या है? फ्री वेक्टर। और लोकलाइज वेक्टर क्या है? जैसे हम बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा? अलग अलग जगह अलग अलग होगा, तो ऐसे को हम शिफ्ट नहीं कर सकते। और हम फिजिक्स में, मैथ्स में कौन से वेक्टर पढ़ते हैं? फ्री वेक्टर, जिसको हम शिफ्ट कर सकें और उस पर कोई इफेक्ट ना आए। ओके, तो इस तरह से ये आप याद रखिएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद एक बात याद रखना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हम वेक्टर्स के बीच में एंगल किस तरह से कंसीडर करते हैं? तो देखिए, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे कंसीडर किया जाता है? ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर, ये ए बी ए सी। तो यहां पे वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? देखो, ये जो होता है हेड होता है, ये इसको बोलते हैं हेड। आप सोचो कि ये हो गया हेड, जिसकी तरफ इसका ये जो हेड होता है ना, ये हेड हो गया, तो ये हेड हो गया। और ये पीछे क्या हो गई? टेल। हेड टेल, हेड टेल, जिधर वो जा रहा है वो इधर अपन हेड कंसीडर करेंगे और इधर टेल। वेक्टर इधर जा रहा है, डायरेक्शन इधर है, तो ये हेड और ये टेल, ये पूंछ हो गई। आ गया? तो दो टेल के बीच का जो एंगल होता है, या तो वेक्टर में टेल के बीच का एंगल हो, दो टेल कोइंसाइडिंग, दो वेक्टर की जो भी टेल कोइंसाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उनके बीच का एंगल, या फिर दो हेड जहां कोइंसाइड कर रहे हैं उनके बीच का एंगल, या फिर आप सोचना, इन जनरल जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ये जैसे तीन वेक्टर हैं, ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा, सिंपली तीन वेक्टर है, एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, ये तीन वेक्टर है। अब हमको इनके बीच में एंगल देखना है, तो हमने क्या सीखा कि एंगल किसके बीच में लेते हैं? दो कोइंसाइडिंग टेल, ये टेल, पूंछ ये जा रही यूं, तो ये जो पूंछ जहां मिल रही है, या कोइंसाइडिंग हेड, ये जो हेड जहां मिल रहे हैं, उस जगह के बीच का एंगल, ये हेड और टेल हम कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे इधर हेड आ रहा है और इधर टेल जा रही है, तो ये हेड है और ये टेल। अगर आप बोलोगे कि ये एंगल है वेक्टर के बीच का, तो ये गलत है, ये सरासर गलत है। अगर आपको इस केस में एंगल निकालना ही है, तो इसकी पूंछ को खींच लो। इसकी पूंछ को मैंने खींच लिया, मैंने इसकी पूंछ को खींच लिया। जब पूंछ को खींचूंगा तो ये पीछे खींचा, तो ये जो एंगल होगा लीनियर पेयर से, ये होगा पाई माइनस थीटा, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा, ये नहीं होगा। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर is the angle between coinciding head और coinciding tails। एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होगा? दो कोइंसाइडिंग हेड और टेल के बीच का एंगल। तो देखिए, यहां पे ये हेड है और ये टेल है, तो ये हेड और ये इसकी टेल, हेड इधर आ रहा है, इसको हेड, इसके लिए ये हेड है, ये इधर जा रहा है तो इसके लिए ये टेल है। तो यहां पे इस एंगल को ना लेते हुए मैं इसको पूंछ को पीछे खींचूंगा, और ये अब क्या हुआ, ये हेड और ये हेड, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर ये होगा। अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा। अब आप सोच रहे हो क्या आप पूंछ ही खींचोगे? नहीं, हम पूंछ नहीं खींचेंगे, जरूरी नहीं है, आप हेड भी खींच सकते हो। आप
यहां पे इधर देखना, मैं यहां पे आपको सिखाता हूं। ये ए बी के लिए जो ए है वो क्या है, पूंछ है, टेल है, और इस सी ए के लिए क्या है, हेड। तो इस बार मैं हेड को खींच देता हूं इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। ओके, तो एंगल बिटवीन हेड और टेल, कोइंसाइडिंग हेड और कोइंसाइडिंग टेल। आप इधर देखो, ये हेड और इधर क्या है, ये टेल। तो आप इधर हेड को क्या खींच दो, आगे, हेड को आगे खींच दिया, तो आगे खींच दिया। मान लो जैसे ये मैंने फाई बोल दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अपने को पता नहीं है सेम है या डिफरेंट है। ये अल्फा है, तो ये क्या हो गया, पाई माइनस अल्फा। तो एक खास बात आप याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उसमें कभी इसका यूज होता है, तो आपको ये पता रहे कि एक्चुअली एंगल बिटवीन द वेक्टर होता क्या है। तो एंगल बिटवीन कोइंसाइडिंग हेड और कोइंसाइडिंग टेल, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आप याद रखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर की। चलिए देखिए, दो वेक्टर को हम पैरेलल कब बोलेंगे, अगर दो वेक्टर में जो उनके डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, अगर दो वेक्टर के डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पैरेलल हैं, तो हम उनको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक वेक्टर ये है ए बी और एक वेक्टर है सी डी, इन दोनों के लिए लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है, सेम। ये सेम लाइन ऑफ सपोर्ट के क्या है, पैरेलल है, दोनों इसके पैरेलल हैं। तो दोनों क्या हो गए, ए बी और सी डी क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर। ओके, दोनों डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिनके डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या हो, पैरेलल हो। देखो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये देखिए, ये ए बी और सी डी दोनों के डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या है, पैरेलल है। तो ए बी और सी डी क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों सेम लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल हो। आ गया, दोनों सेम लाइन के पैरेलल हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन ऑफ सपोर्ट यही हो गया, इसमें एक वेक्टर हो गया ए बी और एक हो गया बी सी। तो आप देखो कि यहां पे ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर दोनों किसके पैरेलल है, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल है, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि ए बी और बी सी दोनों कोलिनियर भी है। अब सपोर्ट, लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल है, और अगर मैं प्रॉपर लैंग्वेज में बोलूं तो दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है। तो अगर दो वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ये सपोर्ट। दोनों वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट बिल्कुल सेम है, उसी के अलोंग अगर दोनों वेक्टर हैं तो ऐसे वेक्टर को हम कोलिनियर भी बोल सकते हैं और पैरेलल भी बोल सकते हैं। ओके, अगर दोनों का डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सेम लाइन ऑफ सपोर्ट पे है, या फिर दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट बिल्कुल सेम है जिस पे दोनों वेक्टर आ रहे हैं, तो ऐसे केस में हम उसको क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर भी बोल सकते हैं और पैरेलल भी बोल सकते हैं। और यहां पे ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं, दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट सेम लाइन के पैरेलल है, या दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट आपस में पैरेलल है, आप जैसे चाहो बोल सकते हो। अब यहां पे ये मैंने आपको यहां पे बेसिक चीजें इसकी समझा दी कि पैरेलल वेक्टर होते क्या है। अब यहां पे पैरेलल में दो कंडीशन होती है, एक होता है लाइक पैरेलल वेक्टर, एक क्या होता है, लाइक पैरेलल वेक्टर है ना, लाइक और एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। मतलब कि अगर दो वेक्टर ए बी और सी डी सेम लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल हैं, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल हैं, याद रखना दोनों की डायरेक्शन सेम, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल, तो यहां पे दोनों की डायरेक्शन सेम। और अगर मैं बोलूं कि दोनों, ये यहां देखना,
ए बी सेम लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल है, सी डी सेम लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल और अनलाइक वेक्टर। दो वेक्टर पैरेलल है, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल है, डायरेक्शन अपोजिट, तो एंटी पैरेलल। टू वेक्टर पैरेलल टू सेम लाइन ऑफ सपोर्ट but direction is opposite, then they will be anti-parallel और unlike vector। यहां पे क्या लिखेंगे, two vectors parallel to same line of support in same direction are called like parallel vector। दो वेक्टर सेम लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल हो और डायरेक्शन सेम, तो क्या बोलेंगे, लाइक पैरेलल वेक्टर। और अगर डायरेक्शन अपोजिट तो क्या बोलेंगे, अनलाइक पैरेलल वेक्टर, या फिर क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ओके, तो ये पैरेलल और एंटी पैरेलल के लिए बातें आप याद रखना। फिर इसमें जैसे हमने पहले इक्वल वेक्टर की बात की थी, तो पैरेलल होना और इक्वल होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पैरेलल का मतलब दो वेक्टर सेम लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल। ओके, कोलिनियर को भी हम पैरेलल बोल सकते हैं, बट कोलिनियर में क्या होगा कि दोनों वेक्टर के लिए लाइन ऑफ सपोर्ट बिल्कुल सेम हो जाएगा। अनलाइक में डायरेक्शन अपोजिट। ओके, तो पैरेलल में डायरेक्शन सेम और अपोजिट दोनों हो सकती है, और जब हम इक्वल वेक्टर की बात करते हैं तो उनका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और साथ ही साथ वो दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो यहां पे कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर को आप कैसे डिफाइन करोगे कि टू वेक्टर्स पैरेलल टू सेम लाइन ऑफ सपोर्ट disregards of their direction। दो वेक्टर अगर सेम लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल है, आ गया, दो वेक्टर सेम लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल है, उनका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सेम है ना, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, वेक्टर पैरेलल टू सेम, यहां पे बोल सकते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक ही बात है, किसके पैरेलल, सेम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के, और डायरेक्शन सेम या अपोजिट कुछ भी हो उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। तो यहां से आप ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं और कोप्लेनर वेक्टर की बात करते हैं। चलिए, आप यहां पे एक बात और याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है मतलब देखो ऐसे होंगे, ये दो वेक्टर है कोलिनियर है, ए बी और ये सी, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। आ गया, जैसे ए बी एक वेक्टर हो गया ए, बी सी एक वेक्टर हो गया बी, आ गया, दोनों के बीच का एंगल कितना, 0। तो यहां पे देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो आप सोचो कि उनका मैग्नीट्यूड अलग होगा, डायरेक्शन तो सेम है। तो मैग्नीट्यूड अलग, डायरेक्शन सेम, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बोल सकता हूं कि यार डायरेक्शन सेम है तो एक वेक्टर दूसरे का डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, हाफ हो सकता है मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। आ गया, तो ऐसे केस में मैं क्या लिख सकता हूं, ए इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा टाइम्स बी, जहां पे लैम्डा कोई स्केलर है, लैम्डा इज एनी स्केलर। ओके, लैम्डा इज स्केलर। अब आप इधर देखिए कि एंटी पैरेलल में क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है, ये ए तो इधर एक वेक्टर, इधर एक वेक्टर, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट। आप देखो दोनों के बीच का एंगल
180 डिग्री होगा, दोनों की टेल मिल रही है ए पे। ओके, तो यहां पे थीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो इस केस में आप देखो कि ए इक्वल्स टू कितना होगा लैम्डा बी, और डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पे लैम्डा क्या आएगा नेगेटिव। आप देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, यहां पे लैम्डा क्या आएगा ग्रेटर देन 0। यहां पे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए लैम्डा क्या आएगा लेस देन 0। तो दो वेक्टर कोलिनियर है, पैरेलल है, मैं हमेशा क्या लिख सकता हूं a इक्वल्स टू लैम्डा बी लिख सकता हूं, और लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों लाइक पैरेलल वेक्टर है, और मैं लैम्डा लेस देन 0 लिखूंगा अगर दोनों अनलाइक पैरेलल वेक्टर हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। तो लैम्डा ग्रेटर देन 0 लाइक पैरेलल, और लेस देन 0 अनलाइक पैरेलल। मतलब यहां पे ऐसा पॉसिबल है कि a इक्वल्स टू कितना हो जाए 2b, a b के मैग्नीट्यूड के डबल हो, a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड का डबल हो। देखो डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इसके कारण वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन डायरेक्शन सेम है। अगर मैग्नीट्यूड यहां पे इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां पे डायरेक्शन अपोजिट है, यहां डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड कितना है डिफरेंस आ गया, तो a इक्वल टू 2b होगा, a इक्वल टू b/2 होगा, इस तरह का रिलेशन होगा। आ गया। अब देखो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, ठीक है। यहां पे a और b का मैग्नीट्यूड अलग अलग, और डायरेक्शन क्या है अपोजिट है पैरेलल, लेकिन डायरेक्शन कैसी है अपोजिट, हम सेम नहीं बोल सकते। तो इस केस में a इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स b, मतलब इस तरह का रिलेशन आएगा। a इक्वल्स टू माइनस b/2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। सेम होती तो a इक्वल टू 2b, a इक्वल्स टू 3b, इस तरह से a और b को हम रिलेट करते। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा पैरेलल वेक्टर में ऐसा होता है। अब थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेते हैं एक बार लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, पैरेलल है और सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो a इक्वल्स टू लैम्डा b, लैम्डा एक स्केलर है और ये पॉजिटिव होगा अगर डायरेक्शन दोनों की सेम, लैम्डा नेगेटिव होगा अगर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट। दोनों ही केस में a इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b हो सकता है। ओके, तो चलिए आगे हम पैरेलल और एंटी पैरेलल से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप 2 नोट याद रखिएगा, जैसे जैसे मैं आगे चलूंगा आपको इन नोट के मीनिंग और अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप याद रखना एक बार, जैसे A and B are 2 non-zero non-collinear vector, then they will be linearly independent। ठीक है, आप इसमें अभी बहुत डेप्थ में मत जाइएगा, आप केवल मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको इन सब पे प्रॉब्लम्स कराऊंगा, तो आपको लीनियरली डिपेंडेंट का मीनिंग और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे आपको ये यहीं क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 वेक्टर कोलिनियर नहीं है। देखो कोलिनियर होने का मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब कैसे है कि ये आपका वेक्टर ए बी है और ये वेक्टर कैसा है सी डी है, मतलब इसको मैंने बोला A और इसको बोला B। तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि A इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स B, ये लीनियरली डिपेंडेंट वाली कंडीशन हो गई। और A इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि A इक्वल्स टू 2B, A इक्वल्स टू B/2, इस तरह की बातें मैं बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पे या तो डायरेक्शन सेम होगी या अपोजिट होगी, है पैरेलल, तो उसमें A इक्वल्स टू लैम्डा B वाला रिलेशन होगा। ओके,
तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं पैरेलल और लीनियरली डिपेंडेंट। तो इनमें लीनियर डिपेंडेंसी क्या है, या तो कोलिनियर है, एंगल इनके बीच में 0 है या 180 है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंसी होती है। आ गया। और अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो a इक्वल्स टू लैम्डा बी होगा, या लैम्डा कभी 0 नहीं होगा। आ गया समझ में? लीनियरली डिपेंडेंट है तो यहां पे लैम्डा कभी 0 नहीं होगा, a इक्वल टू 0 इंटू बी कभी नहीं होगा। a इक्वल्स टू 2b, b/2, 3b, 3b/2 कुछ भी हो सकता है। लीनियरली डिपेंडेंट है, पैरेलल है, तो ये वाली कंडीशन आएगी। और अगर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, कब नहीं होंगे? जब वो कोलिनियर भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। मतलब एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या बोल सकते हैं? आप सोचिए कि a इक्वल्स टू, जैसे मैं लैम्डा बोल सकता हूं, तो लैम्डा तो वैसे भी क्या है, एक स्केलर है, कांस्टेंट है। आप कांस्टेंट कुछ भी लिख लो। a, इसको मैंने क्या लिखा, x/y इक्वल्स टू बी। आ गया। तो यहां पे आप देखो कि, या इसको ऐसे भी आप सोच सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देना, a माइनस लैम्डा बी इक्वल्स टू 0। ओके। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि अभी आप एकदम बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में मत जाना, जितना मैं सिखा रहा हूं उतना ही सीखना। वैसे फिर भी मोस्ट प्रोबेबली आपको चीजें समझ में आएगी। आगे मैं और एग्जांपल्स दूंगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस एक बार आप इसका मीनिंग समझ लेना। a और b यहां पे लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। अगर डिपेंडेंट होते तो ये होता। आ गया। अगर लीनियरली डिपेंडेंट होते, ऐसी कंडीशन होती, पैरेलल होते, कोलिनियर होते, तो ऐसा होता। अगर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। तो इसको हम देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, कि x प्लस बी वाई, x प्लस बी वाई अगर 0 है, a और b लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, दोनों लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो x प्लस बी वाई मतलब a में मैंने x का मल्टीप्लाई किया, b में y का मल्टीप्लाई किया, और ये 0 आ जाए, तो ऐसा केवल कब पॉसिबल है? इफ, देन, इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0। ये 0 तभी पॉसिबल है। आप समझना मेरी बात को, कि यहां पे लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो x और by, ये उसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर कॉम्बिनेशन। दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा। कब होगा? जब x और y 0 हो। ठीक है। अगर कोलिनियर होते तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे ही 0 हो जाता। देखो मैं आपको 0 करके बताता हूं। यहां पे कोलिनियर नहीं है तो लीनियर कॉम्बिनेशन कब 0 होगा? जब x और y दोनों 0 हो, अदरवाइज कभी भी ये 0 हो ही नहीं सकता। अगर पैरेलल हैं तो हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा, और उसके लिए x और y का 0 होना जरूरी नहीं है। आपको मैं यहां से समझाता हूं। देखिए, पैरेलल होंगे तो a इक्वल्स टू क्या होगा? लैम्डा बी, a माइनस लैम्डा बी इक्वल्स टू 0। आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया? थोड़ी देर के लिए लैम्डा एक स्केलर है, कांस्टेंट है, तो लेट लैम्डा इक्वल्स टू माइनस एक्स बाय वाई, या y बाय एक्स। एक्स भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, और लैम्डा भी कांस्टेंट। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया, तो ये हो जाएगा a प्लस वाई बी बाय एक्स इक्वल्स टू 0। आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस बी वाई इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। एलसीएम लिया और अपॉन में x था तो उसको तो मैंने 0 के उधर फेंक दिया, आ गया 0। और आपको मैंने यहां क्या सिखाया कि लैम्डा 0 नहीं होगा जब वो पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब जब लैम्डा 0 नहीं होगा तो माइनस वाई बाय एक्स भी क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। ओके। तो कहने का मतलब है कि ये देखो, पैरेलल थे
ए लैम्डा बी के बराबर, लैम्डा को -y/x लिखा और लिखा तो ax प्लस बी वाई 0 हो गया, और इसके लिए कतई x और y 0 नहीं होगा। और अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है, सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कोलिनियर नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, बाय चांस किसी ने आपसे बोल दिया कि यार ये तो 0 है, तो आप क्या बोलोगे, देख भाई ये 0 है, लेकिन इसके लिए x और y का 0 होना जरूरी है, अदरवाइज ये 0 हो ही नहीं सकते। मुझ कटवा लूं अगर हो जाए तो। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये 0 तभी होंगे जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0, और वो कब पॉसिबल है? ए और बी पैरेलल, पैरेलल तो ए इक्वल टू लैम्डा बी, लैम्डा को -y/x रखो, ax प्लस बी वाई 0 निकालो, x y 0 होने की जरूरत नहीं है। और इंडिपेंडेंट है तो ये हो ही नहीं सकता 0 जब तक कि x y 0 ना हो जाए। ये प्यारी बात है, ये प्यारी बात है, याद रखिएगा। तो आपको यहां से ये बात समझ में आ गई कि नॉन कोलिनियर तो ये 0, इसके लिए x y 0। तो सेकेंड नोट, इफ a and b are collinear vector or parallel vectors, then their linear combination will be 0। मतलब x प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0, और उसके लिए x और y का 0 होना जरूरी नहीं है, जो कि मैं आपको यहां से समझा चुका हूं। तो लीनियरली डिपेंडेंट x प्लस बी वाई 0 और x y 0 होने की जरूरत नहीं है। लीनियरली इंडिपेंडेंट, कोलिनियर पैरेलल ना हो, a इक्वल टू लैम्डा बी ना हो, और जब ऐसा नहीं है तो यह हो नहीं सकता, फिर भी हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? x और y 0 होंगे तभी यह पॉसिबल है इन केस ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। ओके, so this is all about linearly dependent vector and basic types of vector. Now we will start another concepts of vector, representation of vector in 3-dimensional space, 2-dimensional space, and we will discuss about the plane. Okay, तब तक के लिए bye bye.